दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। हमने पिछले क्लास में आधुनिक भारत में जो देखा था उसमें हमने समझाया था आपको कि जो द्वितीय चरण है राष्ट्रीय आंदोलन का, यानी कि क्रांतिकारी चरण जो है उसका जो समय काल है 1905 से लेकर के 1919 तक का समय, और उस समय क्यों आखिर क्रांतिकारियों का जो दौर आया, क्यों परिस्थितियां बदली, क्यों उदारवादियों का दौर समाप्त हो गया, इन सब बातों पे हमने चर्चा किया था। हमने यह भी समझा था कि जो क्रांतिकारी युग आया, क्रांतिकारियों की कार्यशैली क्या थी, किस तरह से वो विरोध प्रदर्शन करते थे, इन सभी बातों को हमने समझा था। और सबसे अंतिम में हमने घटनाक्रम जो इस अवधि के अंदर 1905 से 1919 के बीच में जो घटनाएं घटित हुई, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निर्णय लिए और उसके प्रत्युत्तर में जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई, उसको मैंने छोड़ दिया था। उसको धीरे धीरे हमें समझना होगा एक एक टॉपिक करके। तो आज हम समझ रहे हैं सबसे पहले बंगाल विभाजन, जो कि 1905 की एक महत्वपूर्ण घटना है, एक महत्वपूर्ण निर्णय है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसके खिलाफ भारत में क्रांतिकारी गतिविधि तेज हुई थी। तो सबसे पहले आइए समझते हैं बंगाल विभाजन को, किस परिस्थिति में हुई, क्यों हुआ, किसने किया। तो वर्ष 1905 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का मैंने समय काल लिख दिया है। 1899 से 1905 ईस्वी तक ये भारत में गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड कर्जन, और इन्होंने ही यह निर्णय लिया था, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। तो यह आपको यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तत्कालीन जो बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जब विभाजन किया गया बंगाल का, तो उस समय बंगाल का हिस्सा कौन कौन सा था। तो आप इसको समझिए, बंगाल एक प्रेसिडेंसी था और बंगाल प्रेसिडेंसी का जो पार्ट था उसमें बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था। बहुत बड़ा एक क्षेत्र था बंगाल प्रेसिडेंसी। और आप समझ सकते हैं, जब हमने 1857 की क्रांति को समझा था, उस समय हमने देखा था कि किस तरह से ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में 57 क्रांति में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। फिर हमने जो उदारवादियों का चरण भी देखा, कांग्रेस की स्थापना का भी दौर देखा, उसमें भी इस क्षेत्र के जो नेता थे वो बहुत महत्वपूर्ण रहे थे। बाद में जब क्रांतिकारियों का दौर आता है, तो उसमें भी सबसे अधिक जो गतिविधि, क्रांतिकारी गतिविधि रही थी, वो इसी क्षेत्र में रही थी, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी में रही थी। बंगाल प्रेसिडेंसी की खास बात यह थी कि मुस्लिम और हिंदू आबादी लगभग आधी थी, और ये दोनों एकजुट थे। और इस एकजुटता से ही अंग्रेजों को बहुत परेशानी थी, क्योंकि इस एकता को जब तक वो तोड़ते नहीं, जब तक सांप्रदायिकता का रंग घोल नहीं देते थे, तब तक भारत पर शासन करना आसान नहीं था। और यही कारण था कि बंगाल विभाजन किया जाता है। लेकिन बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य बताया जाता है, मुख्य कारण बताया जाता है अंग्रेजों की तरफ से, वह होता है प्रशासनिक असुविधा। अंग्रेजों के द्वारा कहा गया, कर्जन के द्वारा कहा गया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी है और इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करना, प्रशासन करना अच्छे से संभव नहीं है। इसीलिए अच्छे से शासन करने के लिए, अच्छे से प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि अंग्रेजों ने किस आधार पर बंगाल का विभाजन किया था। तो प्रशासनिक असुविधा के आधार पर किया था। लेकिन वास्तविकता यह थी कि यह विभाजन धार्मिक आधार पर था। मैंने पहले ही जिक्र किया था, बंगाल की जो स्थिति थी, हिंदू मुस्लिम एकता जो था, वो काफी महत्वपूर्ण था भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए, और इसको कुचलना ही अंग्रेजों का उद्देश्य था, ताकि न केवल कांग्रेस को कमजोर किया जा सके, बल्कि जो आजादी की लड़ाई है, जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो आंदोलन है, उसको भी कमजोर किया जा सके। तो धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया। आप समझ सकते हैं कि पूरे बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र था वो हिंदू बाहुल क्षेत्र रखा गया, और जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था वह मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह जो विभाजन था, बंगाल विभाजन, वह मुख्यतः धार्मिक आधार पर था। अब देखिए, कांग्रेस कर्जिन का जो उद्देश्य था वो हमने पहले ही चर्चा कर दिया है कि कांग्रेस तथा स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ जो मुस्लिम सांप्रदायवाद है, मुस्लिम सांप्रदायिकता है, उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य था। अब घटनाक्रम किस तरह से होता है, डेट वाइज पूछा जाता है सवाल, इसलिए मैंने लिखा है 20 जुलाई 1905। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की जाती है, यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाती है। कब? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। कहीं कहीं 19 जुलाई भी दिया गया है, लेकिन सामान्यतः 20 जुलाई ही सर्वमान्य है। 7 अगस्त 1905 की घटना को देखिए। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को इसी विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक बुलाई जाती है, और इस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि हम इस विभाजन का विरोध करेंगे और इसके खिलाफ एक स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, और साथ ही साथ बहिष्कार की नीति हम अपनाएंगे, यानी कि अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी सुविधा का हम बहिष्कार करेंगे। तो टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार पर निर्णय लिया जाता है। किस डेट को? तो 7 अगस्त को। 20 जुलाई के घटना का, निर्णय का, घोषणा का ही यह
परिणाम था 7 अगस्त, और उसके बाद 16 अक्टूबर काफी महत्वपूर्ण दिवस हो जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही यह बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। इन एक्शन 16 अक्टूबर को ही यह आया था, तो विभाजन प्रभावी हुआ इस डेट को, और इसके बाद दो भागों में बट गया बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल के जो क्षेत्र रहे उसमें असम, राजशाही, ढाका का क्षेत्र रहा। ढाका को मुख्यालय बनाया गया, राजधानी बनाया गया पूर्वी बंगाल का। वहीं पश्चिमी बंगाल की बात करें तो उसमें बिहार और उड़ीसा मुख्य क्षेत्र थे। तो हिंदू और मुस्लिम दो भागों में बांट दिया गया। आप इसको समझ सकते हैं, 16 अक्टूबर को यह निर्णय प्रभावी हुआ और 16 अक्टूबर को ही इसका व्यापक विरोध बंगाल में प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर को क्या घटनाएं हुई, तो बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जगह जगह शोक सभाएं आयोजित की गई, उपवास रखा गया लोगों के द्वारा, वंदे मातरम के नारे लगाए गए, राष्ट्रीय गान गाए गए, राष्ट्रीय गीत गाए गए, राखी बांधी गई, आपस में एक दूसरे के साथ एकजुटता दिखाने के लिए राखी बांधी गई एक दूसरे की कलाई पे, ताकि हम एक है यह दिखाया जा सके। यह 16 अक्टूबर की घटनाएं हैं जो कि विभाजन प्रभावी होने का तिथि था, और इसी का परिणाम था ये आंदोलन की शुरुआत। कांग्रेस ने 1905 ईस्वी में ही बनारस अधिवेशन कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन था 1905 का, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, इसमें इस आंदोलन को यानी कि स्वदेशी आंदोलन को और बहिष्कार की नीति को क्या किया, अनुमोदित किया, प्रस्ताव को पास कर दिया कांग्रेस की ओर से, और कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई। इस पूरे विरोध का जो नेतृत्व कर रहे थे उसमें मुख्य जो नेता थे वो थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई, पी आनंद चार्लू, अरविंद घोष और सैयद हैदर रजा। इसका अलग अलग क्षेत्र था। इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में इस स्वदेशी आंदोलन का काफी विस्तार किया, लोगों को जागरूक किया और इस आंदोलन में लोगों को शामिल किया। वहीं एक अंग्रेज अधिकारी थे वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक के बारे में कहा कि तिलक जो है वो भारतीय अशांति का जनक है। यह वेलेंटाइन सिरोल का विचार था, भारतीय अशांति का जनक कहा था तिलक को। तो यह कथन कई बार पूछा जाता है, इसी आंदोलन के संदर्भ में कहा गया था, इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया है। यह सवाल पूछा जा सकता है किसने कहा था तिलक को भारतीय अशांति का जनक, तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तिलक ने बंगाल और पुणे में कमान संभाला। बाल गंगाधर तिलक ने इस स्वदेशी आंदोलन को बंबई और पुणे वाले क्षेत्र में विस्तारित किया। वहीं अजीत सिंह ने पंजाब में इसका विस्तार किया और लाला लाजपत राय ने उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। वहीं सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया। साथ ही साथ अगर हम पी आनंद चार्लू और चिदम्बरम पिल्लई की बात करें तो इन लोगों ने साउथ में, खासकर मद्रास के क्षेत्र में इस आंदोलन को बढ़ाया। इस आंदोलन की जो गतिविधियां रही, विदेशी वस्तुओं, स्कूलों, अदालतों, उपाधियों तथा सरकारी नौकरियों का जो है बहिष्कार किया गया। किसके द्वारा, तो भारतीयों के द्वारा जो है सरकारी सभी व्यवस्था, वस्तु, स्कूल, अदालत, उपाधि, सरकारी नौकरी, इन सभी चीजों का बहिष्कार किया गया। बंगाल की जो अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली क्रांतिकारी संस्था थी अनुशीलन समिति, और इसकी जो स्थापना है वह बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। कहीं कहीं पी मित्रा भी दिया गया है, तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो पी मित्रा आप सही मार सकते हैं। तो इन लोगों ने ही इसकी स्थापना की थी। बंगाल में अनुशीलन समिति प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी, और इसने ही युगांतर नाम से एक पत्र का भी प्रकाशन किया था, और इस पत्र के माध्यम से जो है स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। आइए आगे समझते हैं। हम आंदोलन की गतिविधियों पर बात कर रहे हैं। देखिए, बारिशाल के एक अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने क्या किया था, तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेश बांधव समिति एक संस्था बनाई गई थी। इस संस्था ने क्या किया, तो इस स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का काफी प्रचार प्रसार किया और लोगों से समर्थन प्राप्त किया था। इस संगठन ने, स्वदेश बांधव समिति ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस आंदोलन में। बांग्ला साहित्य या बंगाल साहित्य में के लिए यह जो समय काल था, ये एक स्वर्णिम युग आप कह सकते हैं, स्वर्ण काल रहा, क्योंकि इसी काल में रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार नामक एक क्रांतिकारी गीत लिखी, एक देशभक्ति गीत रचा था टैगोर ने, जो कि लोगों के हर व्यक्ति के जुबान पर स्वदेशी आंदोलन का एक गीत बन गया था यह आमार सोनार, जो कि बाद में 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उसका राष्ट्रीय गान भी यह बना, आमार सोनार। तो बहुत महत्वपूर्ण रहा ये टैगोर की यह रचना। तो बांग्ला साहित्य में काफी वृद्धि हुई थी इस काल में। अगस्त 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। देखिए, मैंने कहा कि कई तरह से कई स्तर पर बहिष्कार किया गया था, तो शिक्षा का भी बहिष्कार किया गया था। उसका परिणाम यह था कि अगस्त 1906 ईस्वी में अपना राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा। आचार्य प्रफुल्ल चंद
राय के द्वारा जो है बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स बनाया गया था। तो स्वदेशी स्टोर की स्थापना की गई थी। प्रफुल्ल चंद एक वैज्ञानिक थे, इसका विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ योगदान बाद में रहा। फिर कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी कुछ भूमिकाएं निभाई। कला के क्षेत्र में कला के माध्यम से इस आंदोलन को जो है वो चित्रित किया गया और प्रसार इसका किया गया था। विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस ने अपनी भूमिका निभाई और प्रफुल्ल चंद्र राय ने भी इसकी अपनी भूमिका निभाई थी। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार यह आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने अपना सहभागिता दिखाया था, महिलाओं ने अपनी सहभागिता दिखाई थी। बहुत महत्वपूर्ण रहा यह आंदोलन, क्योंकि अभी तक जितने भी आंदोलन हुए थे 1905 से पहले, उसमें महिलाओं की भूमिका नगण्य रही थी। यह पहला आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, जिसमें महिलाएं घर से बाहर आई और बाहर आकर इस स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और बहिष्कार के जो कार्यक्रम रहे उसमें भाग लिया था महिलाओं ने। तो महत्वपूर्ण रहा था। यह आंदोलन मुस्लिम और किसानों से वंचित रहा था। तो यह जो आंदोलन असफल तो नहीं रहा, लेकिन काफी कुछ हद तक यह सीमित होने का कारण जो रहा वह रहा मुसलमान और किसानों की सहभागिता न होना। मुसलमानों ने इसे भाग नहीं लिया। साथ ही साथ किसान जो कि एक बड़ा वर्ग था, मुसलमान एक बड़ा वर्ग था, इन लोगों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। और मुसलमानों का भाग नहीं लेने का तो मुख्य कारण यह था कि इस आंदोलन में जो है जो चित्र, जो प्रतीक और जो रीति रिवाज आदि जो त्योहारों का प्रयोग किया गया वो ज्यादातर हिंदूवादी थे, इसलिए मुसलमानों ने इससे परहेज किया था। तो इस आंदोलन में इसकी सहभागिता नहीं रही। हालांकि आंदोलन का प्रभाव काफी बड़ा रहा और अंततः वर्ष 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन का जो परिणाम था वह सुखद रहा, और जो क्रांतिकारियों की गतिविधि रही, क्रांतिकारियों का जो दबाव रहा, जो प्रयास रहा, वो काफी हद तक सफल रहा था। हालांकि बहुत बड़ा वर्ग इसमें भाग नहीं लिया था। तो यह 1905 से 1919 के बीच की पहली घटना पर हमने चर्चा किया है, बंगाल विभाजन। बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस चैप्टर के सभी तथ्यों को आप अच्छे से जान ले, समझ ले, कॉन्सेप्ट को समझ ले, और अभी आगे लगातार हम अभी इसी बीच की जो घटनाएं हैं, जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, उस पर हम बात करते रहेंगे। तो देखते रहिए हाइप क्लासेस। वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।